हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के जो है हिंदी के चैप्टर नंबर 4 का क्लास है, जिस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अंतिम समय तक ये पूरा के पूरा चैप्टर आपके दिमाग में जो है फिट हो जाएगा। विश्वास नहीं है? आइए शुरू करते हैं। इससे पहले 3 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो ये चौथा चैप्टर को भी पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि कोनो चैप्टर पढ़े से पहले हम आपको क्या पढ़ाते हैं? राइटर के बारे में। क्यों पढ़ाते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आइए इसके राइटर के बारे में जान लें। चैप्टर का नाम है भाई अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर चैप्टर का नाम है। आपसे कोनो पूछ देवे कि अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है, तब बताना है कि अर्धनारीश्वर निबंध है भाई। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है, तब आप बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर हैं भाई, ये बता देना है। अब आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को जो है इनका जन्म होता है। और निधन कब हो गया? तो 24 अप्रैल 1974 को जो है इनका निधन हो जाता है, यानी 66 साल जो है ये जिए, ठीक है। अब आपसे पूछा भाई रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया गांव के नाम, जिला के नाम बेगूसराय और बिहार राज्य है, ठीक है। अब आपसे पूछा इनके माता जी का नाम मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह। र से रामधारी सिंह दिनकर और र से रवि सिंह इनके पिताजी रहे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम श्यामावती देवी, ठीक है। चलिए अब इनकी शिक्षा की बात करल जाए तो प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकर गांव में हुआ, उनके आसपास में ही हुआ, ठीक है। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से जो है का किए, तब मैट्रिक किए। और 1932 में पटना कॉलेज से जो है बीए ऑनर्स किए। अब आपसे एगो प्रश्न कल्हे वाला पूछते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो है कहाँ से किए थे बीए? इंटर तो पटना कॉलेजिएट से किए थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है पटना कॉलेज से बीए किए हैं। जयप्रकाश नारायण जो है साइंस के स्टूडेंट थे, इकाची के स्टूडेंट हैं। बीए मतलब आर्ट्स, याद रखिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं तनी इनके बारे में। अब जो है वृत्ति, यानी कि ये जो है प्रधान अध्यापक भी रहे। कहाँ? तो HE स्कूल बरभीघा के जो है प्रिंसिपल भी रहे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर जो है सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर बने। फिर जो है जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी जो है इन्होंने कार्य किया। सब कुछ हो याद नहीं रखेला है, जौन रेड कलर में है वह जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखेला है। यानी कि आपसे पूछेगा कि प्रधान अध्यापक जो है कहाँ के रहे रामधारी सिंह दिनकर? तब बरबीघा के। स्कूल के नाम पूछेगा तो HE स्कूल, ठीक है सर, वेरी गुड। साहित्यिक अभिरुचि जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है आपको बतावेला कहे तो आपसे पूछेगा 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता जो है प्रकाशित हुई थी। ऐसे पूछेगा छात्र सहोदर कब प्रकाशित हुआ? 1925 में। छात्र सहोदर जो है कौन प्रकाशित किया था? रामधारी सिंह दिनकर प्रकाशित किए थे। उसके बाद जो है बहुत सारा आया, जैसे कि देश, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद प्रतिमा। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किए, ठीक है। 21 वर्ष की अवस्था में जो है पहली कविता इनकी पुस्तक, पहली कविता की पुस्तक आई, जिस पुस्तक का नाम था प्रणभंग। आपसे पूछेगा कि प्रणभंग जो है कौन प्रकाशित किया था? रामधारी सिंह दिनकर। प्रणभंग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कब लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर? तो 21 वर्ष की जब उनकी आयु हो गई थी उस समय लिखे थे, ठीक है, वेरी गुड। कृतियां, बहुत सारी कृतियां हैं।
प्रणभंग आपको याद रखना है, कौन राइटर है? प्रणभंग हो गया, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती हो गया। ये चारों के चारों, एगो रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, 6 को कम से कम याद रखिएगा। प्रणभंग के राइटर रेणुका के, हुंकार के, रसवंती के और कुरुक्षेत्र के, रश्मि रथी के, सब के जो है कौन है? तो भाई रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। बाकी तो आप जानिए रहे हैं, है कि नहीं? अब आपसे पूछ देवे कि इनकी प्रमुख गद्य कृतियां कौन सी रही, बस 2 को याद रखिएगा, मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन रहे? मिट्टी की ओर की राइटर कौन रहे? तो ये सब जो है कौन रहे? रामधारी सिंह दिनकर ही रहे। बाकी जो है ये सब जो है कभी पूछा ही नहीं है। दिनकर की डायरी जो है कौन? तो दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर ही लिखेंगे, नाम ही छुपल है कि नहीं? पुरस्कार और सम्मान इन्हें कौन कौन दिया गया? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखे थे उसी के लिए। फिर जो है उर्वशी जो लिखे, उर्वशी पे जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला? तो उर्वशी जो लिखे थे कविता उसके लिए ही मिला। ठीक है। राज्यसभा के सांसद, पद्म विभूषण, कई अलंकारों से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि के रूप में भी जो है इसे समादूत किया गया है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को किस लिए मिला? तो उर्वशी के लिए मिला। और उसके बाद कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। इतना आप राइटर के बारे में जान गए, एकरा से बाहर राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब जो है इस चैप्टर पे हम लेके आते हैं, आखिर इस चैप्टर में जो है क्या? तो इस चैप्टर में जो है अर्धनारीश्वर चैप्टर, नाम में ही देखिए आधा नर और आधा नारी के जो है बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और इसमें जो है शिव और पार्वती का जो है कल्पित रूप, यानी दोनों के मिला के जो है एगो मूर्ति बनाया गया है और उसी के बारे में जो है बताया गया है। आपसे पूछे कि अर्धनारीश्वर में किसका किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती जी का। तो राइटर जो है शुरू करते हैं कहां से? तो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसमें जो है इन दोनों की जो है मूर्तियों, दोनों का जो है फेस जो है जुड़ा हुआ है, शरीर भी जो है जुड़ा हुआ है। और राइटर कहते हैं कि इसका आधा अंग जो है पुरुष का, यानी अर्धनारीश्वर का आधा अंग पुरुष का है, आधा अंग जो है महिला का है। कहते हैं कि एक मूर्ति की जो है 2 गो आंख है, लेकिन एगो विकराल है तो एगो रसमयी है। फिर कहते हैं कि एक ही मूर्ति के जो है 2 गो भुजाएं हैं, एगो में त्रिशूल है तो एगो में जो है का है, तो एगो में चूड़ियां जो है हाथ में पहनी हुई है। एक ही मूर्ति के जो है 2 गो जो है का है, तो पैर भी हैं, एगो जो है बाघ के खाल से ढका हुआ है तो एगो साड़ियों से ढका हुआ है। ऐसे ही जो है अर्धनारीश्वर जो है दोनों शंकर और पार्वती जी के कल्पित रूप को बनाया गया है। आगे कहा गया है कि अर्धनारीश्वर जो है का है, तो अर्धनारीश्वर नारी और नर के बारे में जो है बताने पर जो है यह पाठ जो है लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि नर के गुण जो है नारियों में भी देखने को मिलते हैं और नारियों के गुण जो है नर में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल के इस जमाना में जो है ऐसा नहीं होता है। आजकल के जमाना में नर जो है नारी नहीं बनना चाहता है और नारी जो है नर नहीं बनना चाहती है। नारी कहती है कि अगर हम नर यानी मर्दाना का गुण अपने अंदर ले लेंगे तो हमको जो है समाज में जो है लोग तुच्छ समझेंगे, या नर कहता है कि अगर हम में जो है नारी के गुण आ जाए तो हम लोग समाज में जो है नीचे आ जाएंगे। तो यही लेखक कहते हैं कि आजकल के जमाने में नर और नारियों में जो है एकता देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही जो है नर और नारी के गुण एक दूसरे में देखने को मिल रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि नर जो है अपने आप को जो है वृक्ष मान लिया है और नारी को जो है वृक्ष पे चढ़े वाला लता मान लिया है। लता मतलब देखे होंगे, लौका जो है लता के सहारे ही ऊपर चढ़ के छप्पर पे फरता है कि नहीं?
नर अपने आप को वृक्ष मान लिया है तो नारी को लता मान लिया है। नर अपने आप को वृंत यानी कि बड़ा मान लिया है और नारी यानी स्त्री को कली मान लिया है। नर जो है अपने आप को धूप मान लिया है तो वहीं पे नारी को चांदनी मान लिया है। नर जो है अपने आप को गर्मी मान लिया है यानी कि ग्रीष्म, और नारी को उसने जो है वर्षा मान रखा है। नर जो है अपने आप को विचार मानता है और नारी को जो है सिर्फ भावना मानता है। लेखक यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि नर जो है अपने आप को समाज में बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और नारियों को हमेशा जो है अपने से नीचे दिखाने का जो है प्रयास कर रहा है आज के इस जमाना में। लेखक फिर आगे कहता है कि नर जो है अपने आप को कहता है कि हम खेत में कुदाल चलाने वाले बलशाली किसान हैं, तो वहीं नारी जो है अछोरना पछोरना करने वाली है। अछोरना पछोरना मतलब जब कुदाल से कोड़ दिया जाता है खेत तो उसको बराबर करने का काम जो है नारी करेगी और हम जो है कुदाल से कोड़ने का काम करेंगे, ऐसा नर जो है अपने आप को मान लिया है और अपने आप को कहता है। नर जो है अपने आप को नदियों का वेगमय प्रवाह मान लिया है। नर जो है अपने आप को नदियां जैसे कैसे बिना जो है मतलब के बहते रहती है किसी से बिना डरे हुए, वैसे ही नदियों का वेगमय प्रवाह मान लिया है और नारियों को जो है एकदम जो है कली के समान मान रखा है। तो यहीं पे जो है लेखक दर्शाने का कोशिश किया है कि नर जो है अपने आप को बड़ा साबित कर रहा है और नारियों को जो है छोटा दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे जो है लेखक कहते हैं कि जितने भी ये जो माना गया है कि पुरुष जो है ग्रीष्म है, पुरुष जो है विचार है, ये सभी जो है कवि कहते हैं कि ये सभी जो है झूठे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है नारियां जो है एक अलग ही है और नर जो है एक अलग ही रूप में देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि ये जो भी कल्पना आप लोग कर रहे हैं, नर जो है अपने आप को ग्रीष्म यानी कि गर्मी मानता है, नारियों को वर्षा मानता है, या अपने आप को वृंत मानता है और नारियों को कली मानता है, ये सब भावनाएं जो है झूठी है। क्योंकि अगर आज के समय में आदि मानव होते तो सबसे ज़्यादा आदि मानव ही शर्मिंदा होते कि हम लोग जो हैं, यानी कह रहे हैं लेखक कि आदि मानव शर्मिंदा होते और आदि मानव अपने आप में बातचीत करते हैं कि हम लोग जब इस पृथ्वी पे आए थे तो हम लोग जो है तो ऐसा नहीं माने थे कि नारी कमज़ोर है, नर जो है का है तो नर जो है बड़ियार है। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसे हो रहे हैं। आदि मानव भी कहते हैं कि आजकल के ज़माने के लोग कैसे हैं। जब आदि मानव थे इस पृथ्वी पे तो एक ही साथ जो है जानवरों को मार कर खाते थे, एक ही साथ सोते थे, एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। कपड़े यानी कि वृक्ष के छाल या पत्ते से जो है अपने शरीर को ढकते थे, तो वो हमेशा जो है एक ही समान रहते थे। उस समय भी नर और नारी थी तो उस समय विभेद नहीं हुआ। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या पता क्या हो रहा है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक फिर कहते हैं कि जानते हैं नारियों की प्राधीनता जो है कब शुरू हो गई, यानी नारियों को जो है तुच्छ यानी कि पुरुषों से कमजोर कब मानने लगा। तो जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ, पुरुष समाज जो है नारियों को कम मानने लगा, अपने से कमजोर मानने लगा, अपने से नीचे उसे देखने लगा। और नर और मादा पशुओं में भी एवं पक्षियों में भी होते हैं। तो जैसे ही कृषि का विकास हुआ, नारियों को कम मानने लगा, कमजोर मानने लगा। अच्छा बताइए, लेखक कह रहे हैं कि नर और नारी जो है पुरुष पक्षियों में भी देखने को मिलते हैं, पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। तो वो सब तो आज तक अपने आप में विभेद नहीं किए, वो लोग एक ही साथ रहते हैं, एक काम सब कोई मिलजुल के करता है। लेकिन क्या पता आजकल के लोगों को क्या हुआ कि नर और नारियों में जो है बहुत ज़्यादा विभेद हो गया है। नर जहां अपने आप को जो है राजनीति का बादशाह बताता है तो नारियों को जो है राजनीति में आने नहीं देता है। नर जो है अपने आप को जहां राजा का सिंहासन बताता है तो नारियों को पैर पकड़ने वाला जो है बताया जाता है। तो नर जो और नारियों में जो है क्या पता कितना विभेद हो गया है, ऐसे रामधारी सिंह दिनकर जो है इस चैप्टर में कहे हैं। आगे कहते हैं कि नारियों को जो है इतना नीचे देखा जाता है
कि जिस प्रकार जो है लता अपने वृक्ष पर निर्भर होती है, यानी कि लता अपने वृक्ष को जिस दृष्टि से देखती है, नारी भी जो है पुरुष को उसी दृष्टि से अब देखने लगी है। कहने का मतलब है कि वृक्ष के सहारे ही लता जो है वृक्ष पे चढ़ती है, तब वृक्ष पे ही जो है डिपेंड होती है लता। उसी प्रकार नारी भी जो है अपने पति को उसी प्रकार देखती है कि हम पति के सहारे ही जो है ऊपर जाएंगे, क्योंकि समाज में नारियों को जो है इतना नीचे जो है देखा जाने लगा है। ठीक है, ये सभी बातें रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर में कहे हैं। आप एक बार बुक को जरूर पढ़िएगा, हम समझा रहे हैं आपके दिल और दिमाग में बैठाने के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को, यानी कि उसी लता अपने वृक्ष को, कहने का मतलब वृक्ष के ऊपर लता जैसे डिपेंड है, वैसे ही पति के ऊपर पत्नी को जो है निर्भर बना दिया गया है। आगे कहते हैं कि हमारे समाज में जो है प्रवृत्ति मार्गी भी लोग रहें और निवृत्ति मार्गी भी लोग रहें। प्रवृत्ति मार्गी के जो लोग रहे उन्होंने अपनी पत्नियों को जो है वे सभी हक दिए, अपने साथ रखें, अपनी जो है सब काम में जो है सब सहयोग किए और अपनी पत्नियों को जो है सब अधिकार दिए। वहीं निवृत्ति मार्गी जो लोग हुए वो अपनी पत्नियों को जो है तुच्छ समझें और अपने से जो है कम बलशाली समझे हैं और अपने से जो है हमेशा उसको कमजोर समझे हैं। कौन? तो निवृत्ति मार्गी वाले लोग। आगे कहते हैं कि बहुत सारे पुरुष लोग जो है अब समाज में जो है विवाह कर कर के जो है संन्यास लेने लगे। यानी बहुत सारे जो है पुरुष लोग जो है विवाह कर ले रहे थे और विवाह कर लेने के बाद जो है सन्यासी बन जा रहे थे। सन्यासी बन जाने के बाद जो है वो अपने घर परिवार पत्नी को छोड़कर जो है बहुत जो है दूर चले जाते थे। तो समाज के लोग जो है उनको कहते थे कि नहीं, महात्मा हो गया है, ये अपनी पत्नी से दूर है। जरा उन स्त्रियों के बारे में सोच कर देखिए जिन स्त्रियों को जो है विवाह कर कर लाया जाता है और उसके पति जो है जो उनको छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं हम सन्यासी बने जा रहे हैं। उन स्त्रियों पर क्या बीत रहा होगा कि पति के जिंदा रहते हुए भी जो है वो पति के सुख को नहीं भोग रही हैं। ऐसी रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है कहना है कि पुरुष तो सन्यास लेके अपने आप को महानतम घोषित कर लेते हैं, लेकिन स्त्रियों को जो है घर में छोड़ देते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। आगे कहते हैं कि भाई बुद्ध और महावीर जी ने भी जो है सन्यास लिया, लेकिन उन लोगों ने जो है नारियों को जो है भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। यानी बुद्ध और महावीर जी जो है जब सन्यास लिए तो वो ये भी कहें कि नारी भी जो है सन्यास ले सकती है और वो भी जो है महानतम बन सकती है। लेकिन ये जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला और बुद्ध जी की और इनकी जो है महावीर जी के बाद जो है जो दिगंबर संप्रदाय के लोग आए उन्होंने जो है इस प्रथा को जो है भंग कर दिया और कहा कि नारी लोग जो है भिक्षुनी नहीं बन सकता है। नारी लोग भिक्षुनी इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि नारी जब भिक्षुनी बनेगी तो नारी जो है भिक्षुनी बनकर भी जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती है या उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति जो है सिर्फ पुरुष लिंग में ही होता है। तो नारियों को इंतजार करना होगा कि अगर उसका पुरुष योनि में जन्म होगा तबे जाकर जो है वो भिक्षुनी बनेंगी और फिर जो है जाकर उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा दिगंबर संप्रदाय जो है कहते हैं। और कुछ दिन बाद जो है बुद्ध जी भी जो है अपने जो है आनंद से कहते हैं, बुद्ध जी के चेला आनंद, तब बुद्ध जी भी जो है आनंद से कहते हैं कि आनंद, हमने जो है नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार जो है 5000 वर्षों तक जो किया था अब उसे घटाकर 500 वर्ष तक ही रहने दो। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे महात्मा जी, साधु संत, ये लोग भी जो है नारियों को जो है समाज में उतना हक नहीं दे सके जितना जो है नारियों को मिलना चाहिए। ठीक है, आगे जो है इस चैप्टर में कहा गया है कि बर्नार्ड शॉ यानी पुराने जमाने में कभी भी जो है हमारे नारियों को जो है उतना जो है नहीं जो है सम्मान दे पाए,
कवि लोग भी जो है जो कविताएं लिखते थे उसमें भी जो है अपने आप को और पुरुषों को भी जो है काफी ऊंचे स्थान पे रखते थे, नारियों को जो है नीचे स्थान पे रखते थे। और आधुनिक युग में भी देखने को मिलता है, बर्नार्ड शो जो आधुनिक युग के नेता रहे उन्होंने भी जो है नारियों को अहेरिन कहा, नर को जो है अहेर कहा, नारियों को जो है नागिन कहा, नारियों को जादूगरनी कहा। ये कहने का मतलब है कि बर्नार्ड शो भी जो है नारियों की जो है अवहेलना किए हैं, नारियों को जो है समाज में जो है नागिन, अहेरिन, जादूगरनी से जो है पुकारा गया है क्योंकि उन्हें तुच्छ साबित करना था, नारियों को जो है नीचा दिखाना था। और नारियां जो है नहीं जानती हैं कि नारियां जो है कितनी प्रबल हैं, नारियों को जो है इतना जो है नीचे गिरा दिया गया हमारे समाज में ही कि नारियां जो है फिर ऊपर उठ नहीं सकी। नारियां आगे कवि कह रहे हैं, कवि यानी कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर लेखक जी जो है कह रहे हैं कि कवि हमारे रहे रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी। इन तीनों ने भी नर और नारी के ऊपर कविताएं लिखी, लेकिन इन तीनों लोगों ने भी जो है नारियों को वो अधिकार नहीं दिया जो नर को दिए हैं। इन तीनों की कविताएं भी जो है लिखी गई, लेकिन इन तीनों ने कहा भी कि हम नर और नारी को समान अधिकार दे रहे हैं अपनी कविताओं में, लेकिन इन तीनों ने भी जो है अपनी कविताओं में नारियों को समान अधिकार नहीं दिया। आगे कहते हैं कि पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है, यानी कि अब के समाज में जो है पुरुष यह नारी से कहने लगा है कि तुम जो है सिर्फ घर की सुंदरता के लिए हो, हम कमाने जाएंगे, हम तुमको लिया के खिलाएंगे, तुम सिर्फ खर्चा करो और घर के देखभाल करो, बाल बच्चा के जो है देखभाल करो। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि पुरुष जो है अब नारियों से यह कहने लगे हैं, मुंह खोलकर कहने लगे हैं कि तुम घर से बाहर कमाने नहीं जाओगी, घर में ही रहो और घर में ही काम करो, बाल बच्चा की देखभाल करो और कहीं नहीं जाओ, हम तुम्हारी जरूरतों का पूरा करेंगे। अब पुरुष जो है मुंह खोलकर कहने लगे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसी जो है नहीं होनी चाहिए, समाज में सभी को जो है समान अधिकार मिलना चाहिए और नारियों को भी मिलना चाहिए। काहे मिलना चाहिए? तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली जो है दो प्रतिमाएं हैं। लेखक इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि नारी और नर जो है एक ही द्रव से ढली दो प्रतिमाएं हैं, यानी एक ही मिट्टी से जैसे शंकर भगवान और पार्वती जी के मूर्ति बनता है, वैसे ही एक ही मिट्टी से भगवान जो हैं किसको तो पुरुष को भी बनाए हैं और महिलाओं को भी बनाए हैं, इसीलिए दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये लेखक जो है कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि नारियों में जो है इतनी शक्तियां होती है कि नारी जो है किसी भी चीज को जो है शांत करवाने की जो है अपने अंदर चेष्टा रखती है। जैसे कह रहे हैं, वो एग्जाम्पल दिए हैं लेखक कि अगर कौरवों की सभा में, कौरव महाभारत सुने होंगे तो महाभारत में कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता, कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर गांधारी और किसके बीच हुआ होता, तो गांधारी और कुंती के बीच हुआ होता, तो ये जो है संभव था कि महाभारत जो है नहीं होता। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है लड़ाई को शांत करने का काम करती है, वो समझ बूझ से जो है उसको जो है मिटाने का काम करती है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक कि कौरवों की सभा में अगर संधि की वार्ता जो है कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर गांधारी और कुंती के बीच हुआ होता तो आज संभव था कि महाभारत नहीं होता। आगे लेखक कहते हैं कि हर एक नर में नारी के गुण होना चाहिए और हर एक नारी में नर के गुण होना चाहिए, तभी जो है समाज जो है आगे बढ़ेगा और समाज जाकर जो है एक विकसित समाज के रूप में विकसित होगा। आगे जो है लेखक कहते हैं कि हमारे देश के बापू यानी महात्मा गांधी जी भी थे, उन्होंने भी जो है क्या किया, तो गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी, यानी नारी की तरह ही अपने जीवन को बिताए थे। और इसकी सीधी सबूत है कि उनकी पोती जो है गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम ही था बापू मेरी माँ, यानी बापू जी यानी महात्मा गांधी जी जो है एक नारी की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत किए थे।
तभी जाकर जो है वो जो है आज इतने फेमस रहे। ऐसा जो है लेखक अपनी इन पाठ में कहते हैं। और कहते हैं लेखक कि नर और नारी में अगर दोनों का गुण एक दूसरे में आ जाए तो इस समाज और अपने आप की विकास जो है काफी ज्यादा तेजी से हो सकती है। तो यही जो है पूरा चैप्टर का जो है सार रहा। सार कहने का मतलब होता है कि एगो पूरे बड़ा सा कहानी का छोटा सा बना के आपको समझा देना, जिससे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ना छूटे। और हम बार बार कहते हैं, हम आपको बिना किताब देखे हुए कहानी को सुनाते हैं तो आपको याद हो जाता है, लेकिन याद हो जाता है तो एक बार जब आप बुक को अपने से रीडिंग करेंगे, वीडियो देखने के बाद बुक को अपने से रीडिंग करेंगे, यकीन मानिएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, जमकर टॉपर बनने की तैयारी कीजिए। हम ऐसे ही जो है आपको जो है आपके साथ मिलकर जो है मेहनत करेंगे और आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी जो है आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहेंगे। टाटा बाय बाय।